प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने समाजशास्त्र 10+2 अध्याय 2 पूरा किया था और इसी कड़ी में जो हमने दूसरा अध्याय किया जनसांख्यिकी वाला, उसमें जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उन पर हम दोबारा से एक बार चर्चा करेंगे। तो उसमें जो प्रश्न, मुख्य प्रश्न हैं, एक एक करके उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न बनता है हमारा, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं या जनसंख्या घनत्व है क्या। हमने चैप्टर में भी इसका वर्णन किया था, लेकिन दोबारा फिर हम रिपीट कर रहे हैं सभी प्रश्नों को ताकि आपको याद रहें। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि भारत में सबसे अधिक, यदि राज्यों की बात करें तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिमी बंगाल का है, जो 1 वर्ग किलोमीटर में 1029 व्यक्ति निवास करते हैं। और यदि हम सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो ये हमारा था जनसंख्या घनत्व। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें, साक्षरता दर किसे कहते हैं? यानी कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर यदि किसी को किसी भी भाषा में ज्ञान प्राप्त है, उसको वो लिख सकता है, तो उसे हम साक्षर कहेंगे। इसके लिए कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो 82% पुरुष साक्षर थे और 65% महिलाएं भारत में साक्षर थी। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, देश की इष्टतम संख्या क्या है? यानी कि अपने साधनों के अनुरूप जो संख्या है उसे हम क्या कहेंगे? इष्टतम संख्या। हमारे जो साधन हैं उसके अनुसार जो जितनी संख्या है उसको हम क्या कहेंगे? इष्टतम जनसंख्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जीवन जीने की अवधि, औसतायु, यानी कि जिस प्रकार व्यक्ति कितने वर्ष तक जीवित रहता है। मैक्सिमम जो हमारी जनसंख्या उसमें मैक्सिमम लोग कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो जीवन प्रत्याशा का मतलब है जीवन जीने की अवधि। यदि हम भारत की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 62 वर्ष जो है जीवन प्रत्याशा है, औसतायु है। सबसे अधिक जो औसतायु है वो जापान की है। मैक्सिमम लोग 100 वर्ष तक व्यक्ति जीवित रहते हैं। उसके बाद आता है प्राआश्रित अनुपात से आप क्या समझते हैं? प्राआश्रित यानी कि जो दूसरों पर आश्रित हो। हमने आयु वर्ग 3 बताए थे, 3 आयु वर्ग बताए थे, जन्म से लेकर 15 वर्ष से लेकर 60 वर्ष और उससे ऊपर। जो बीच वाला हिस्सा है वो कार्यशील है, कार्यशील यानी कि कार्य करने वाला है। उस जो बीच वाला हिस्सा है यानी कि 15 से 60 वर्ष तक का जो हिस्सा है, आयु वर्ग के जो लोग हैं उन पर बच्चे भी और बूढ़े भी आश्रित रहते हैं। यानी वो कमाने वाला है और वो बैठकर खाने वाले हैं, तो उसको हम कहेंगे जो दूसरों पर आश्रित हो, प्राआश्रित। यानी कि उसमें क्या था, 0 से 14 वर्ष और 15 से 60 वर्ष और 60 से ऊपर जितना भी है। ठीक है, तो ये जो बीच वाला आयु वर्ग है ये सबसे महत्वपूर्ण आयु वर्ग है और भारत को इसीलिए ही युवाओं का देश कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या इसी आयु वर्ग की है। उसके बाद आता है स्त्री पुरुष अनुपात। स्त्री पुरुष अनुपात हम किसे कहते हैं? 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है उसे हम कहेंगे स्त्री पुरुष अनुपात। यदि हम राज्यों की बात करें तो स्त्री पुरुष अनुपात सबसे अधिक केरल में है। 1000 पुरुषों के पीछे 1058 महिलाएं हैं। और यदि हम सबसे कम बात करें स्त्री पुरुष अनुपात की, वो हरियाणा राज्य है। 1000 पुरुषों के पीछे 877 महिलाएं हैं। और भारत की बात करें तो 1000 पुरुषों के पीछे 940 महिलाएं हैं। तो वो हमारा क्या है? स्त्री पुरुष अनुपात। उससे अगला क्वेश्चन बनता है,
माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है। हमने माल्थस की थ्योरी पढ़ी थी कि वह जनसंख्या की वृद्धि किस प्रकार से होती है। माल्थस ने कहा था कि जो जनसंख्या है वो ज्योमेट्रिकल तरीके से बढ़ती है। ज्योमेट्रिकल जैसे मैंने पहले बताया था 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस प्रकार वो 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है। लेकिन जो हमारे खाद्यान्य पदार्थ हैं वो जो हैं वो रेखागणित तरीके से, अंकगणित तरीके से बढ़ते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें जो डिफरेंस होगा कि खाद्यान्य पदार्थ तो जो हैं वो कम रह जाएंगे और खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। तो माल्थस ने इस पर यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसके बाद आता है जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। इसकी भी हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में जन्म दर भी ऊंची और मृत्यु दर भी ऊंची, यानी कि पैदा भी ज़्यादा हो रहे थे और मर भी ज़्यादा रहे थे। यानी कि क्या मतलब हुआ कि स्वास्थ्य सेवाएं भी कम थी और परिवार नियोजन के तरीके भी कम थे। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, जन्म दर तो ज्यों की त्यों बनी रही, लेकिन मृत्यु दर में थोड़ी कमी आई। मृत्यु दर में कमी क्यों आई? क्योंकि थोड़ी थोड़ी स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ गई। और तीसरी अवस्था जो थी उसमें जन्म दर भी कम और मृत्यु दर भी कम। इस प्रकार के सिद्धांत को हम कहेंगे जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। ये भी हमने किया था। परिवार नियोजन किसे कहते हैं? परिवार नियोजन, परिवार को अपनी आय के अनुसार बढ़ाना परिवार नियोजन कहलाता है। उसके बाद आयु संरचना से आप क्या समझते हो? जैसे हमने अभी किया था आयु संरचना से आप क्या समझते हो, वो बताया था जन्म से लेकर 14 वर्ष, 15 वर्ष से लेकर 60 वर्ष और 60 से ऊपर जितने भी हैं, ये क्या है? आयु संरचना। आयु के हिसाब से 3 वर्गों में बांटा गया, उसे हम कहेंगे आयु संरचना। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? अगला प्रश्न, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? मृत्यु दर बहुत कम होना और जन्म दर ज़्यादा होना, यानी कि एकदम से तीव्र गति से जनसंख्या का बढ़ना क्या कहलाएगा? जनसंख्या विस्फोट। भारत में पहली और अंतिम बार जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना हमने किया था, वो पहली जनगणना जो शुरुआत की थी 1867 से 72 तक, और अंतिम में हुई 2011 में अंतिम जनगणना। लेकिन औपचारिक रूप से 1881 से जनगणना प्रारंभ हुई। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। 1867 से लेकर 72 तक की जो जनगणना थी वो प्रथम थी, 81 से लगातार चली आ रही है, और 2011 में अंतिम जनगणना हुई है। अभी 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना काल के कारण वो अभी शुरू नहीं हो पाई है। उसके बाद आता है जन्म दर व मृत्यु दर किसे कहते हैं? 1000 युगल के द्वारा या जोड़ों के द्वारा पैदा हुए बच्चों की जो संख्या है उसे हम क्या कहेंगे? जन्म दर। और 1000 बच्चों में से मरने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहेंगे? मृत्यु दर। उसके बाद आता है समुदाय किसे कहते हैं? किसी एक निश्चित भूभाग पर समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया हुआ समूह, उसे हम कहेंगे समुदाय। उसे आगे वाला प्रश्न बनता है चोखला। चोखला किसे कहते हैं? जैसे 20 या 25 सीमावर्ती जो गांव हैं आपस में इकट्ठे होकर एक जातीय पंचायत या किसी प्रकार की पंचायत बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, उसको हम चोखला कहते हैं। आम सभा में जैसे आजकल कहते हैं कि खाप पंचायतें, जिसको हम बोलते हैं हरियाणवी भाषा में खाप पंचायत, वो क्या है? चोखला है। यानी कि 20 से 25 गांव का एक समूह संयुक्त रूप से एक समूह का गठन करता है, उसको हम बोलते हैं चोखला। उसके बाद आता है जनांकिकी का क्या अर्थ है? जनांकिकी का मतलब होता है जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को हम क्या कहेंगे? जनांकिकी। उसके बाद ग्रामीण समुदाय किसे कहते हैं? ग्रामीण समुदाय, भारत एक गांव का देश है क्योंकि अधिकतर जनसंख्या गांव में ही निवास करती है, और गांव का प्राथमिक जो व्यवसाय है वो है कृषि, और जहां पर प्राथमिक संबंधी पाए जाते हों, कृषि का मुख्य व्यवसाय पाया जाता हो, ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? ग्रामीण समुदाय। इसके विपरीत में
नगरीय समुदाय जहाँ पर द्वितीयक संबंधों का बोलबाला पाया जाता हो या द्वितीयक संबंधों की बहुलता पाई जाती हो और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हो, हम की भावना का अभाव पाया जाता हो, ऐसे समुदाय को हम क्या कहेंगे? नगरीय समुदाय। जनसंख्या नीति का क्या अर्थ है? जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जो सरकार द्वारा नीति बनाई जाती है उसे हम जनसंख्या नीति कहते हैं। जजमानी प्रथा क्या है? जजमानी प्रथा यानी कि भारत में जाति के आधार पर अनेकों व्यवसाय पाए जाते हैं। जैसे पहले भी मैंने चैप्टर करते हुए बताया था, प्रत्येक जाति का एक अपना परंपरागत पेशा होता है। उस पेशे के अनुसार या उस व्यवसाय के अनुसार एक जाति का सदस्य दूसरी जाति की सेवा करता है। जो सेवा करता है वो प्रजन कहलाता है और जो सेवा लेता है वो जजमान कहलाता है। उसे हम कहेंगे जजमानी प्रथा। इस प्रकार की जजमानी प्रथा हमारे गांव में देखने को मिलती है। अल्प जनसंख्या क्या है? यानी कि किसी भी देश में जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको दोहन करने के लिए वहाँ की जनसंख्या कम पड़ती हो, उसे हम कहेंगे अल्प जनसंख्या। जैसे ऑस्ट्रेलिया का हम उदाहरण दे सकते हैं। वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा हैं लेकिन उनको दोहन करने वाली जनसंख्या कम है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? अल्प जनसंख्या। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया? 1965 में। और भारत में जनसंख्या नीति कब बनी? पहली जनसंख्या नीति कब बनी थी? पहली जनसंख्या नीति बनी थी 1952 में, हमने जनसंख्या नीति पढ़ी थी। दूसरी बनी 1976 में और तीसरी लास्ट जो बनी 2000 में। ये 3 जनसंख्या नीति बनाई गई। इसके पश्चात प्रवास किसे कहते हैं और प्रवास के कौन कौन से प्रकार हैं? जब कोई व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसे हम कहेंगे प्रवास। एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास मुख्य रूप से 3 प्रकार: आकस्मिक प्रवास, दैनिक प्रवास और मौसमी प्रवास। आकस्मिक प्रवास वो होता है जो अचानक होने वाला प्रवास होता है। मान लो कहीं पर भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है या महामारी फैल जाती है तो व्यक्ति उस स्थान को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जब चला जाता है अचानक से, तो उसको हम कहेंगे आकस्मिक प्रवास। और इसी प्रकार दैनिक प्रवास, जैसे गांव से लोग नगरों में मजदूरी या किसी और कार्य के लिए आते हैं, कार्य करते हैं, मजदूरी करने के लिए आते हैं या अन्य कार्य करते हैं और साय को या शाम को अपना कार्य संपन्न करके वापस अपने गांव में चले जाते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन होने वाला जो प्रवास है वो कहलाएगा दैनिक प्रवास। उसके बाद आता है मौसमी प्रवास, मौसम के अनुसार होने वाला प्रवास। जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन होता है, लोग उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं मौसमी प्रवास। जैसे जहाँ पर ज़्यादा अत्यधिक बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ लोग उस स्थान को छोड़कर नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर ठीक ठाक हो वहाँ पर आ जाते हैं। और जब टेम्परेचर ऊपर ठीक हो जाता है तो वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार के प्रवास को हम कहते हैं मौसमी प्रवास, मौसम के अनुसार होने वाला प्रवास। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारे चैप्टर नंबर 2 समाजशास्त्र +2 में ये मुख्य प्रश्न हैं और जिनका हमने चैप्टर में भी वर्णन किया है, सभी एक एक टॉपिक पर वर्णन किया है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।